गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हीरावर्ड में हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि हमारी ऐप भी है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आज से हम एक नई कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि पीवाईक्यू को लेके चीज़ें क्लियर नहीं है। 2022 के पेपर में क्या हुआ? 2022 के पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू के ही मिले हैं, क्योंकि इसके भी कई रीज़न हैं। गवर्नमेंट यूपी लोक सेवा आयोग 2018 से रिटन मेंस करवा रही है। अब 5 साल हो चुके हैं। क्वेश्चन को वह रिपीट कर रही है। इसके लिए आपका पीवाईक्यू तैयार है। आप खुद सोच सकते हैं, यदि आप 40% पीवाईक्यू आपके सामने आ गया और आपने इनकी प्रैक्टिस बेटर तरीके से किया है, आपने इनकी प्रैक्टिस बहुत ही बेटर तरीके से किया है, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिल सकते हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। बस आपको पता होने चाहिए कि इनके की पॉइंट क्या है, इनके की पॉइंट क्या हैं, आप उनके उत्तर को कैसे बैलेंस करें, बस इतना ही पता होना चाहिए। अगर ये क्षेत्र आपका तैयार है तो विश्वास मानिए बहुत ही अच्छा आप लिखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई श्रृंखला के साथ। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ रोज डेली करंट अफेयर हम करवाते हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आज हम 2018 से लेकर 2022 तक के पेपर को सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारी मजबूरियां भी कुछ हैं। हम एक साथ सभी प्रश्न नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो हम केवल 5-5 प्रश्न को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। और ये जीएस फर्स्ट का वीडियो है। जीएस फर्स्ट में हिंदी मीडियम रहेगा, इसकी इंग्लिश वर्जन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। 5 क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे, फिर 5 क्वेश्चन की इस तरह हम करके 4 पार्ट में पहले ही पेपर को समाप्त कर देंगे जीएस 1 2018 के। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ ये हम डिस्कस करेंगे कि ये आपको उत्तर लिखने में क्या क्या पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, मॉडल आंसर तो हम दे ही दे रहे हैं आपको, कहीं से भी मॉडल आंसर मिले, लेकिन पॉइंट ध्यान रखना है। पहला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय रियासत में विलीनीकरण से भूमिका क्या कहना है? एक छोटा सा इंट्रो दीजिए, आप एक छोटा सा इंट्रो दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अभी अगर आपने देखा होगा कि मतलब यहाँ पे भारत सरकार द्वारा गुजरात में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई। आप इसे आधार बना के इंट्रो दे सकते हैं। भारत के भावी या सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, लीडरशिप की क्वालिटी, आप एक इसको बना के छोटा सा इंट्रो दीजिए, ठीक है। और आप यहाँ से कुछ शब्द उठा सकते हैं। उनके पास कूटनीतिक कौशल था, उनके पास दूरदर्शिता था, उनके पास दृष्टि था। ये बता के आप 562 रियासतों का उन्होंने लोकतांत्रिकरण कराया था, तो ये चीजें उनको इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप भारत में बहुत सी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। आते हैं सेकंड पॉइंट पे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस प्रश्न को कैसे लिखा जाए, ठीक है। आप कुछ शब्दों को यहाँ से कोट कर लीजिएगा। अब आप उस बातों में जरूर लिखेंगे ये भारत के लौह पुरुष है, ये कीवर्ड्स, ये बातें भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उनके पास कूटनीति, बातचीत, अनुनय, विनय के संयोजन से उन्होंने भारत के रियासतों को भारत के भीतर मिलाया, उन्हें अलग थलग नहीं रहने दिया। और जो अलग थलग रहे उनके लिए कठोर नीति का पालन किया। तो आप जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये सब का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं बस आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ कि किसी उत्तर को कैसे लिखना है। इसके साथ इन्होंने एकीकरण को प्रभावी ढंग से बहुत अच्छे संभाला, ठीक है। इसके साथ उन्होंने रक्षा विदेश मामले को भी आगे संभाला, कुल 565 रियासतों को कामयाब रहे, ठीक है। एक छोटा सा कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि यदि भविष्य में किसी भी देश में बंटवारा होता है, तो सरदार वल्लभ भाई नीति को अपनाकर भारत वहां पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण का भी संदेश देता है। इस तरह का कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, तो ये प्रश्न का उत्तर और बेहतर हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? देखिए, विश्व शांति की स्थापना में बुद्ध साहित्य की भूमिका। अब आपको पता है कि रूस यूक्रेन चल रहा है, उधर अरब कंट्रीज में भी क्या है, लगातार युद्ध लगे हुए हैं। दक्षिण एशिया भी इस चीज से छूटा नहीं हुआ है। तो ऐसे में बुद्ध साहित्य की भूमिका, लोक सेवा आयोग द्वारा ये प्रश्न पूछे जाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज रसिया और यूक्रेन की संघर्ष हो रहा है, तो आप इनकी बौद्ध साहित्य में जो जो कुछ बातें हैं उनको थोड़ा सा कोवर्ड, मतलब अपने एक चार्ट बना लीजिए। जैसे ये चार्ट हो जाएगा, उसमें कुछ कीवर्ड्स को डाल लीजिए। जैसे यहाँ हम बताते हैं आपको,
जैसे उनके आप आत्म जांच यानी आत्मनिरीक्षण, जीवन के लिए गैर भौतिकवादी भौतिकवादी दृष्टिकोण, ये दो बातें लिखेंगे तो ये क्या करते हैं, संघर्ष कम करने पे केंद्रित करते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आइए, दूसरे पैराग्राफ में अगर आपको कोटेशन लेना होगा, दूसरे पैराग्राफ से अगर आपको बातों को लेना होगा तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं, कहाँ गया, थोड़ा सा एक मिनट, आप अगला शांति और सद्भाव, इसको जोड़ लीजिए, शांति और सद्भाव जोड़ लीजिए। मानवतावाद की भावना को अपने उसमें रख लीजिए कि कैसे मानवतावाद की भावना को अगर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच क्या है, शांति स्थापित की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो इच्छा है, घृणा है, अज्ञान पर काबू करने के लिए इनकी जो नीतियां हैं उस पर प्रकाश डाले जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सामान्य मूल्य और सार्वभौमिक मूल्यों की नीति की खेती करके, देखिए शब्द कितना है, इन्होंने सामान्य मूल्य और सार्वभौमिक नैतिकता की खेती करके बौद्ध धर्म, विश्वास, सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ाया। तो आप अपने कीवर्ड्स में दूसरे पैराग्राफ में आप नैतिक मूल्य लिख लीजिए। ठीक है, सामान्य मूल्य और सार्वभौमिक नैतिकता, दो शब्द हो गए, सामान्य मूल्य और सार्वभौमिक नैतिकता। ठीक है, आपको ये चीज लिखना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा आप ये बताएंगे बौद्ध साहित्य ने क्या ध्यान दिया, भैया इन्होंने अध्यात्म, शारीरिक श्रम और अच्छे व्यवहार जैसे अभ्यास को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ में आप ये बढ़ा दीजिए, आप तीसरे पैराग्राफ में ये 3 लाइन कोट कर दीजिए, उत्तर आपका और अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने आत्मज्ञान और पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने का भी राह को आसान बनाने का भी प्रयास किया है। लास्ट में आप अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, सद्भाव के साथ इसका समापन कर सकते हैं। इसका व्यापक, इसके शांति, इसके सकारात्मक इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कूटनीति में इसे शामिल करता है। ठीक है, आप इसे दिखा सकते हैं। ठीक, 2 प्रश्नों को डिस्कस कर दिया। हम यहाँ पे प्रश्न में मॉडल उत्तर के कीवर्ड्स आपको बता रहे हैं, आपको इनको यहाँ नोट करके अपने उत्तर को बहुत अच्छा बनाना है। मैं मॉडल तो पूरा पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पीवाईक्यू में राह आसान हो जाए, पीवाईक्यू की तरह आप ना अच्छा कर लें। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी, अब देखिए मध्यम मार्गी दृष्टिकोण, आपको पता है मध्यम मार्गी जो है महात्मा बुद्ध से भी संबंधित है, तो तर्क के साथ व्याख्या करेंगे। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए महात्मा गांधी ने क्या किया अपने विचार में या अपनी प्रथा में, जो भी है उन्होंने मध्यम मार्ग अपना। मध्यम मार्ग के पीछे इनका क्या मोटिव था, इनका मोटिव ये था कि इनका राजनीतिक दर्शन जो है अहिंसा पे केंद्रित था। ध्यान रखें, यहां आप महात्मा बुद्ध को चाहें, महात्मा बुद्ध को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो राजनीतिक दर्शन था इनका अहिंसा पे केंद्रित था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा दी और सत्य और नैतिक को बल दिया। अच्छा, आप यहाँ पे इनके इनके संघर्ष, विराम, संघर्ष की बातों को भी लिख सकते हैं। क्यों, जैसे जब आपने इनके सभी आंदोलनों को देखा, इनके आंदोलन में सबसे कॉमन फैक्टर क्या था, इतनी मास पब्लिक क्यों होती थी, क्योंकि ये महिला, पुरुष या बच्चे को क्या मोटिव करते थे, महिलाओं से कहते थे आप खाना बना लीजिए, खाना वाना खा लीजिए, तब आप आंदोलन के लिए आइए। पुरुषों से क्या कहते थे, आप सुबह से शाम तक अपना काम करिए, तब आप आंदोलन के लिए। बच्चों से क्या कहते थे, आप पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद आंदोलन में शामिल हुए थे। इस प्रकार इनके अन्य और विनय की नीति द्वारा इन्होंने ये दिखाया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना काम, मतलब उनका व्यक्तिगत जो जीवन है वो प्रभावित ना हो और समूह, मतलब भारत की आजादी की भी चीजें चलती रहें, इस बात का उन्होंने ध्यान दिया। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये परिवर्तन, गांधी अहिंसक प्रतिरोध की परिवर्तनकारी शक्ति और राजनीति को सामाजिक परिवर्तन लाने में इनकी क्षमता में विश्वास करते थे। ठीक है, यह लोकतांत्रिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनका सीधा कथन था। ये हथियार नहीं उठाते, ये कहते थे कि लोकतांत्रिक कथन के लिए आप चर्चा, बहस, अनुनय और स्वैच्छिक सहयोग कर सकते हैं। आपको हमने एक वीडियो में चंपारण पे आपको बताया भी था, चंपारण आंदोलन में चर्चा किया, बहस किया, अनुनय किया और स्वैच्छिक सहयोग, मतलब आप अपनी मर्जी से सहयोग करिए, ये नहीं जरूरी दबाव डाल के। जिससे क्या हुआ,
शांतिपूर्ण तरीकों से शांतिपूर्ण तरीकों से मार्ग बना। अंग्रेज के पास कोई विकल्प नहीं होता था, क्योंकि गांधी जी द्वारा अपनाए गए ये हथियार जिसका कोई जवाब नहीं था। ना ये नियम कोई कानून तोड़ते थे, ना ये किसी के खिलाफ हथियार उठाते थे। उनके द्वारा चर्चा, बहस और न्याय, इस प्रकार का दृष्टिकोण अपना लिया गया कि यह भारत के लिए, ना ही मध्यम वर्ग के लिए, दोनों के लिए सही साबित हुआ। ठीक है। इसके अलावा इस दृष्टिकोण ने क्या किया, इस दृष्टिकोण ने प्रचलित चरमपंथी विचारधारा और हिंसक तरीकों पर विपरीत था और उस पर रोक लगाया। अच्छा, एक चीज और, गांधी जी का नैतिक मूल्य राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। उनका नैतिक मूल्य, वो राजनीतिक क्षेत्र में उसे आध्यात्मिक बनाने की मांग करते थे। उनका मानना था कि नैतिक सिद्धांत के बिना राजनीति समाज की भलाई काम नहीं करेंगे। उनका यह था, अगर उनके एथिक्स में आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारी बातें नैतिक सिद्धांतों को मिलती हैं। 7 पाप के उन्होंने जिक्र किया, आप उन बातों को यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था दुनिया के साथ जुड़ना और राजनीतिक संघर्ष के रूप में सक्रिय रहने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनके द्वारा राजनीतिक विचार और कार्य, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक जुड़ाव के बीच संतुलन को प्रदर्शन किया, जो मध्यम मार्ग का दृष्टिकोण था। ठीक है। इस पैराग्राफ में हमने राजनीति के नैतिक मूल्य से जोड़ा और उनकी बातों को लिखा, और यहाँ पे हमने मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण को क्लियर किया। ठीक है। आप इन बातों को लिख सकते हैं। पीवाईक्यू का इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लास्ट में आप कंक्लूजन दे दीजिए कि वह हिंसा, सत्य हिंसा के आध्यात्मिक मामलों में मध्यम मार्ग को अपनाते थे, और महात्मा बुद्ध से उनको रिलेट करके इनको आंसर को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। फिर मैं आता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांप्रदायिक हिंसा, देखिए सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है। ठीक है, 1 पॉइंट हो गया। असामाजिक तत्वों द्वारा 2 पॉइंट हो गया। राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा 3 पॉइंट। कम से कम आपके उत्तर में ये 3 बातें तो लिखी होनी चाहिए। निहित स्वार्थ द्वारा वित्त पोषित होते हैं। ठीक है, स्वार्थ द्वारा वित्त पोषित होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा सांप्रदायिकता को उकसाया जाना और असामाजिक तत्वों द्वारा शुरू किए जाना, राजनीतिक द्वारा कार्यक्रम समर्थित द्वारा और निहित स्वार्थ द्वारा वित्त पोषित सांप्रदायिक हिस्सा में योगदान जटिल कारकों का एक सरल दृष्टिकोण सुझाता है। ठीक है, ये बात एकदम बिल्कुल सही है, इसमें कोई सच्चाई गलत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि धार्मिक कट्टरता और असामाजिक तत्व और राजनीतिक सक्रियता और निहित स्वार्थ सांप्रदायिक हिस्सा को भड़काने या जारी रखने में भी भूमिका निभाते हैं। पर यहाँ एक चीज पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह हिंसा गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जड़ों के साथ बहुआयामी रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो पहली लाइन में आप राजनीति को जोड़ सकते हैं कि ये केवल धार्मिक कट्टरता ही नहीं, इनके सामाजिक, राजनीतिक और राजनीतिक बिंदुओं को भी यहाँ पे उजागर करिए। दूसरा में सामाजिक हिंसा हमेशा सामाजिक और ऐतिहासिक तनाव या आर्थिक असमानताओं या पहचान की राजनीति और राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक भावनाओं को हेरफेर से उत्पन्न होता है। ठीक है। ऐसा नहीं, ऊपर जो लाइन लिखा हुआ है, जैसे ये ऊपर लाइन लिखा हुआ है कि असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती, नहीं, ऐसा नहीं। आप एक कुछ बातें अपलोड करिए भाई, ऐतिहासिक तनाव है, आर्थिक असमानता है, पहचान की राजनीति है, राजनीतिक लाभ है, इससे क्या होता है, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है। इससे न केवल धार्मिक कट्टरता बल्कि असामाजिक तत्व कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है। ये दोनों ही उसके जिम्मेदार नहीं हो सकते, बल्कि इसके इसके लिए अपर्याप्त शासन, यदि गवर्नमेंट सही से नहीं है, धार्मिक और जाति आधारित विभाजन होगा। ठीक है, ये भी एक बात हो सकती है। और सामाजिक आर्थिक असमानता और अंतर समूह, मतलब अपने ही बीच में संघर्ष का कोई इतिहास हो, ये भी कारक जो है सांप्रदायिक हिंसा के लिए क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। ठीक है, ध्यान रखें, हम टिप्पणी करने के लिए क्या जा रहा है, इसीलिए हम एक को सही ठहरा रहे हैं तो दूसरे को गलत नहीं कर रहे हैं, दोनों को भी सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 पहलू दिखाई देंगे। पहला पहलू तो लिखा ही हुआ है, दूसरा पहलू भी हमने पहले पैराग्राफ में भी आपको दूसरा पहलू दिखाया, यहाँ पे भी आपको दूसरा पहलू दिखाया है। ठीक है। आते हैं तीसरे, राजनीतिक कार्यकर्ता और निहित स्वार्थ स्वयं के एजेंडे के लिए मौजूदा सांप्रदायिक दोष देने का फायदा उठा सकते हैं, तनाव को बढ़ा सकते हैं, हिंसा के चक्र को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और भी है, ये ना केवल उनके समर्थन और वित्त पोषण से जिम्मेदार नहीं ठहरा, जरूरी नहीं कि ये उनके लिए जिम्मेदार है, कुछ और भी बातें उनके लिए हो सकती है। ठीक है। लास्ट में आप एक छोटा सा कंक्लूजन देके, भाई अगर सांप्रदायिकता को कम करना है, सामंजस्यपूर्ण समाजवादी दिशा में काम करना है, तो हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। इन बातों को अगर लिखते हैं
तो ये क्वेश्चन का उत्तर परिपूर्ण हो जाएगा। ध्यान रखें, फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने जो कीवर्ड दिए हैं उनको एक नोट्स बनाइए, उनको लिखते रहिए। ये क्वेश्चन बाद में दोहराया जा सकता है और आप इस उत्तर को और अच्छा लिख सकते हैं। यह उत्तर किसी और उत्तर से काफी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न छोटा है लेकिन इसके दृष्टिकोण व्यापक है। आप इसके उत्तर को लिखने के लिए आज वर्तमान में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको एंशियंट से जोड़िए, मेडुअल से जोड़िए, ठीक है, फिर मॉडर्न से जोड़िए, फिर 1947 भारत के आज़ाद से, फिर यहाँ पे एक पॉइंट 1991 को ध्यान में रखना है, इस समय महिलाओं की स्थिति, उसके बाद कोविड के बाद महिलाओं की स्थिति, इनकी बातों को मूल्यांकन करके आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो दृष्टिकोण हो गया कि आप उत्तर के डायमेंशन को यहाँ यहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं। पहला बात, पिछले कुछ वर्षों भारत की महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राचीन, मैंने कहा ना, प्राचीन और मध्यकाल में महिलाओं की परिस्थिति निम्न की थी, वहीं आज काफी सुधार हुआ है। अब अधिक अधिकारों का आनंद लेती हैं और अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है, उन्हें राजनीतिक, शिक्षा, अर्थव्यवस्था में भाग लेने का है। लेकिन इसके बावजूद अब आप कुछ बातों के यहाँ ध्यान रखें, इसके बावजूद चुनौतियां भी है। जैसे आज भी प्रतिशतात्मक सोच बनी हुई है, वित्त सत्तात्मक सोच बनी हुई है कि घर का मुखिया हमेशा क्या होगा, पुरुष ही होगा। जैसे आप महिला महिला पति, पति प्रधान जैसे शब्दों को सुने होंगे, तो ये निकल के आ रही है। ठीक है, और दूसरी, महिलाओं को उन्नति में बाधक है। ठीक है, लैंगिक असमानता बनी हुई है, ये भी आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जेंडर गैप की रिपोर्ट में ये दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें भेदभाव, ये पॉइंट लिखिए, हिंसा, संसाधन और अवसर की सीमित पहुंच शामिल है। ठीक है, उनको पढ़ने से रोका जाता है, उनको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। आप हाल के दिनों में, आज के दिनों में अगर छोटा सा एग्जाम्पल देना होगा तो अभी जो वो महिला कुश्ती का मामला चल रहा है, इस बातों को आप यहाँ कोट कर सकते हैं। है तो राजनीतिक मुद्दा, लेकिन उसको दूर रहिए, पर एक एग्जाम्पल की महिलाओं की स्थिति पे आप इसे कोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इन मुद्दों को हल करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, मातृ लाभ अधिनियम जैसे कानून अधिकार और सुरक्षा प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब ये तो चीजें हो गई चुनौती, लेकिन समाधान करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे कानूनी में है। आप यहाँ पे ट्रिपल तलाक, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी ट्रिपल तलाक की बात कर सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को भी लाभ दिया गया है। आई, ठीक है। दूसरा चीज, भारत में महिलाओं के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकती है, ऐसा नहीं, भारत के जैसे भारत के अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, ये राज्य, कुछ राज्य में महिलाएं बहुत आगे हैं, कुछ राज्य में बहुत पिछड़े हुए हैं, तो अलग अलग हो सकते हैं। एक छोटे से बहुमत का मानना है कि महिला और पुरुष में समान रूप से अच्छे राजनीतिक नेता बनते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में बेहतर राजनीति बनाती हैं। ये बात, ठीक है, ये अलग अलग विचार है। फिर भी भारत की बदलती स्थिति का मूल्यांकन करके देश की प्रगति और महिलाओं को सामना की जाए चुनौतियों, दोनों पर विचार करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा कंक्लूजन था जिसके द्वारा आप उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, यहीं समाप्त होता है। हमारे एथिक्स के बैच स्टार्ट हैं और पे GS5 की भी आंसर राइटिंग हम करवा रहे हैं। बाकी जिन्हें ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला सेशन था 5 प्रश्नों का। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये इस वीडियो का केवल एक मतलब है, आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अपनी एक लिस्ट बनाइए और उसमें जो कीवर्ड्स हम दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, बस उनको नोट करते चलिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, फिर से 40% से ज़्यादा अगर पीवाईक्यू आपके सामने आता है तो आपको बस कीवर्ड्स याद रखने चाहिए, वीडियो में कही गई बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इससे आपका समय भी बचेगा और बहुत ही ज़्यादा आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में 5 से 10 प्रश्नों के उसमें। थैंक यू।